हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स पर एक 5 मार्कर का क्वेश्चन आना ही आना है 101%। उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जो जिस टाइप के 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे करवा दिए हैं। ठीक है ना? उससे बाहर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर केस स्टडी भी बन गई, तो वो भी बहुत ईज़ी बनती है। मैट्रिक्स मेथड पर ही बनती है। वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं 5 नंबर वाले। जाके वीडियो को फॉलो कर लो अच्छे से। अगर 10 नंबर पूरे अच्छे से लाने हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में, तो 5 नंबर तो वहीं से ही आएंगे आपके। बाकी इसमें से 3 से 4 नंबर के एमसीक्यूज तो आने ही आने हैं। अब वो एमसीक्यूज कैसे आएंगे, किस पर आएंगे? वो आते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं, वो सारी करेंगे। वन शॉट ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। ये टॉपिक सेम है आपका कोर मैथमेटिक्स का भी और अप्लाइड का भी। ठीक है ना? तो सेम है। तो जो बच्चे देख रहे हैं, सब देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्रैमर्स रूल हटा देना, बाकी सारा सिलेबस आपका सेम ही है, कोर और अप्लाइड का। तो कुछ आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैट्रिसेस में से। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, जिसमें मिसिंग वैल्यूज दे देंगे वो, और प्रॉपर्टीज का यूज करके ही हमें उसको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना? सिमेट्रिक क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से फॉलो करके हम किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में वो पूछ रहा होगा। एक बात क्लियर होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी और होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, है ना? और यहां पर अगर ए है, बी है, सी है, तो यहां पर माइनस ए, माइनस बी और माइनस सी होगा, मतलब अपोजिट साइन होते हैं। अगर इधर माइनस बी हो गया, इधर माइनस बी हो गया, तो फिर इधर से माइनस हट जाएगा। ठीक है ना? इधर से माइनस हट जाएगा। ठीक है ना? समझ आ गई बात? तो अगर इधर माइनस लगा दिया मैंने, तो इधर नहीं होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, और ये इस तरीके से होते हैं। और सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो कुछ भी से मतलब 1 2 3 कुछ भी ले लो। और ये हमारे ए बी सी है, तो ये भी हमारे ए बी सी होंगे इस तरीके से। मतलब यहां पर कोई भी नंबर है, तो इधर भी ऐसे ही कोई भी नंबर होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले और नीचे वाले सेम होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलो जी, आ गई वाली बात समझ? हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ये मैंने आपको समझा दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि ए आई जे जो होता है, जिसमें आई का मतलब होता है कॉलम रो की बात हो रही है, और जे का मतलब होता है कॉलम की बात हो रही है। ठीक है ना? चलो, if A is a square matrix, then A plus A transpose is symmetric. A minus A transpose is skew symmetric. ट्रांसपोज तो आपको पता ही है क्या होता है, बस नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज को इंटरचेंज करना है। यहां पर ये चीज एग्जैक्ट याद कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो अगर निकालनी आती है तो और भी बढ़िया है। अभी मैं एक आधा क्वेश्चन करवा दूंगा ऐसा, है ना? सिर्फ प्रॉपर्टी समझाने आया हूं मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि क्वेश्चंस अगर करवाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है ना? इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है? क्या मतलब हुआ कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक है, तो उनका एडिशन सिमेट्रिक ही आएगा हमेशा। समझ में आ रही है? उनका एडिशन हमेशा सिमेट्रिक ही आएगा। और अगर ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उनका एडिशन भी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। चले, ये कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में लगाना आपको आना चाहिए। चलो आ जाओ आगे।
If A is symmetric और skew symmetric, then KA is also symmetric। ये तो कुछ नहीं है कि बस अगर मान लो कि कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर उसके साथ में किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो चेंज नहीं होगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगा। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी है, तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जैसे 2x2 या 3x3, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, मान लो दोनों ही 3x3 ऑर्डर की है, तो उस केस में उनका जो प्रोडक्ट है वो भी सिमेट्रिक आएगा, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी सिमेट्रिक आएगा, ठीक है ना। देन द प्रोडक्ट ए बी सिमेट्रिक इफ बी ए इक्वल टू ए बी। इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर 2 नंबर पर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर आपने इसको सॉल्व करना नहीं सीखा है ना तो सीख लो बेटा, क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आपकी बुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी, कई बार तो स्टेटमेंट में ही पूछ लिया जाता है ये। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिस पर मैं स्टार बना रहा हूं ना तो समझ लो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा सिमेट्रिक और ये वाला पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आ गई? तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम इस तरीके से, किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एक मैट्रिक्स दे देंगे, वो कहेंगे कि इसको एक्सप्रेस करके दिखाओ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स दे देंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल के ऐसे सॉल्व करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल के माइनस करके फिर इसको ऐसे करके लिख के सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, ये पूरा एक साथ है, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, ये चीज मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये क्या है, इसको अभी रहने दो आप, ठीक है ना, इसको अभी रहने दो, अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है। ये इन प्रॉपर्टीज पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। ये मैंने अपनी प्रॉपर्टीज वाली प्लेलिस्ट में पढ़ाई हुई है, जहां मैंने मैट्रिसेस पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से बहुत, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको कि मान लो ए मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है, तो अगर ये बोल दिया जाए कि ए की पावर 100 बताओ क्या होगी, तो ए की पावर 100 भी हमारा सिमेट्रिक ही आएगा। वो यही कह रहा है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में थोड़ा अलग होता है कि अगर ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स है तो वो हमेशा स्क्यू मैट्रिक ही देते हैं, और पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देते हैं। देखो एग्जांपल देख लो, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जो कि हमें बोल दिया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और हमसे ये बोल दिया कि हमें स्क्यू सिमेट्रिक है, और हमें बोल दिया कि बताओ ए की पावर 4 क्या होगा, ऑप्शन दे दिए, तो ए की पावर 4 मतलब 4 क्या है, इवन पावर है। तो ये इवन पावर जब होती है तो क्या होता है, इवन पावर जब होती है तो वो सिमेट्रिक आ जाता है, तो ए की पावर 4 मेरा सिमेट्रिक होगा। मतलब ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, ए मैट्रिक्स, लेकिन ए की पावर 4 जब निकालेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगा। निकालना नहीं है, बस ऑप्शन में ऐसे पूछा जाता है। ऐसे अगर मान लो पूछ ले जाए कि ए की पावर 7 बता दो, तो ए की पावर 7, क्योंकि ये 7 ऑड पावर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, ठीक है ना। और 8th पॉइंट में बोला था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो कोई भी पावर कर लो, चाहे ऑड चाहे इवन, वो हमेशा सिमेट्रिक ही देगा। क्लियर होगी इतनी बात? चलो, प्रॉपर्टीज हमें करनी है बहुत सारी अभी, इस वजह से जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में ये बोला है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि पूछ वो कुछ भी सकता है। कैसे कि, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा।
फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डैश एंड ए डैश ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये समझ लो, ये समझ लो कि अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, ये हमेशा सिमेट्रिक देगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो कहां लें एग्जांपल बताओ, ये तो अब डिटर्मिनेंट्स के बारे में आ गया, यहां ले लें, यहां ले लें एग्जांपल, जगह यहां पर थोड़ी सी दिख रही है हमें, तो चलो यहां ले लेते हैं, आ जाओ यहां ले लेते हैं। क्वेश्चन जैसे आएगा कैसे कि उस क्वेश्चन ने बोला कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बोल दिया, पूछ लिया कि बताओ कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, दोनों होगा, या एक नल मैट्रिक्स होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। इस तरीके से ऑप्शन पूछ लिया, ठीक है ना। कैसे करोगे, ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि ए ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है। अब आ जाओ जिसके बारे में पूछा जाता है ना, उस पर आ जाओ। इसके बारे में पूछा है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है, पूरा ये पूरा सॉल्व होके क्या आएगा, क्योंकि ये पूरा सॉल्व होके तो एक मैट्रिक्स ही बनेगा ना। क्या होगा, क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं पूरे का, फिर ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, पढ़ी है ना ये वाली प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज जब होता है तो दोनों पर अलग अलग आ जाता है। फिर जब इस तरीके से दे रखा होता है तो क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, दो मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है ना, तो मान लो यहां पर ये भी बोल दिया गया कि बी भी एक सिमेट्रिक है, बी भी एक सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों के बारे में बताया जाएगा ना, तो ये भी हमारा यही होगा, ठीक है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, बी, बी के जगह पर हम लिख सकते हैं बी, और इसकी जगह पर ए, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए, इसकी जगह पर बी। माइनस अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए। चेक कर लो क्या आ रहा है, यानी कि इस पूरे का ट्रांसपोज करने पर ये पूरा तो आ रहा है पर नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी तो यही कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका माइनस में आ जाए वही, तो वो चीज पूरी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो इसका मतलब ए एक सिमेट्रिक थी, बी भी एक सिमेट्रिक थी, बट ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। तो ऐसे आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है। जब ऐसे पूछा जाएगा ना, तो हमेशा जो चीज के बारे में पूछा है उसका ट्रांसपोज करके प्रॉपर्टी का यूज करना है, ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल होती है ना, बहुत सिंपल है वो, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो इस वजह से वो मैंने करवाई नहीं है यहाँ पर, आप बुक में से कर लेना, तीन चार पांच ही प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के, समझ में आ गया। देख लो, ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हमने प्रूफ भी कर दिया। ऐसी ए बी प्लस बी ए देखोगे ना तो वो सिमेट्रिक आएगा, उसी तरीके से निकाल लेना। तो इनको याद करने का कोई फायदा नहीं है, ये आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिटर्मिनेंट्स के बारे में, ठीक है ना, इस पर तो भर भर के एमसीक्यूज आते हैं, भर भर के आते हैं। कई बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं कि सर प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की। बेटा देखो, प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की बहुत सारी हैं, लेकिन वो वाली प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में नहीं है। जिन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना डिटर्मिनेंट्स के, वो एक्सरसाइज नहीं है हमारे सिलेबस में, वो टॉपिक भी नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को कई कई जगह पर प्रॉपर्टीज लिखा जाता है, कई जगह पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखा जाता है ऑन डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स कह दो, या इनको आप प्रॉपर्टीज मान के समझ लो, लेकिन जिस प्रॉपर्टीज की आप बात कर रहे हो वो सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है ना। ये तो बेसिक्स ही है चीजें, ये तो पढ़नी है, ये तो है हमारे सिलेबस में। देखो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करोगे ना आप, तो उसका डिटर्मिनेंट सेम आता है। तो इसका मतलब पहली लाइन यही बोल रखी है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन यही वाली छोटी छोटी चीजें ना क्वेश्चन में यूज में आती हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज मतलब समझ लो कि 2000 एमसीक्यूज भी कर लोगे ना वो भी कम पड़ेंगे। तो मतलब इतने क्वेश्चंस इसके हैं, इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू के कि जितने करोगे उतने कम है।
लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉपर्टीज आपको सारी पता है, कैसे लगानी है वो पता है, तो कर लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। सेकंड में ये बोला है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, उसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं उसके दो रो और कॉलम को, मतलब दो रो या फिर दो किसी भी दो कॉलम को या फिर किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो उसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो सेम होगा, बस माइनस में आएगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज समझ लो ध्यान से। पहली वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, कि अगर ट्रांसपोज करने पर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स की दो रो को मैं इंटरचेंज कर दूं आपस में, ठीक है ना, या फिर किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, तो उसका डिटर्मिनेंट सेम आता है बट अपोजिट साइन। ठीक है ना, अपोजिट साइन। किसी भी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के दो रो या दो कॉलम सेम है या प्रोपोर्शनल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। ये समझ लो कैसे। सर एग्जांपल देके बताओ। लो एग्जांपल ले लो, कहां ले एग्जांपल, यहां ले लें एग्जांपल। चलो ले लो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया है 2 4 6, यहाँ दे दिया 4 8 12, और यहाँ पर दे दिया मान लो 0 3 -5, कुछ भी दे दिया। मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर आ रहा है 2 4 6, यहाँ आ रहा है 4 8 12। जब ध्यान से देखोगे तो ये सेम रेशो में है, है ना, सेम रेशो में ये। तो क्या हो रहा है फिर, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। सॉल्व करके देख लो, या तो सेम रेशो में हो या एलिमेंट्स किसी भी दो रो के सेम हो या फिर दो कॉलम के, तो उनका डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो। ठीक है ना, ऑलवेज जीरो। समझ आनी चाहिए बात में, ये वाली बात समझ आ जानी चाहिए अच्छे से। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, कि अगर इस तरीके से हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें निकालना है ऐसे। एन यहां पर ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का। सर एग्जांपल देके बताओ एक, ये लो एग्जांपल ले लो। अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें क्वेश्चन में दिया है 5, और वो पूछ रहा है 3a फाइंड करके बताओ, तो क्या होगा। और ए बोल दिया कि एक 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है ए, तो कैसे करेंगे। फॉर्मूला कहता है कि k की पावर n, k यहां पर ये है, तो 3 की पावर n मतलब ऑर्डर, और साथ में ए डिटर्मिनेंट। तो ये आ गया 27 × 5, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बस। ये हो गई प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी आगे भी आपको लगा के दिखाऊंगा मैं, जब हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो अभी। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बोला है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो। देख लो यहां पर क्या बोला है, कि एक रो का कोई भी एक रो, पूरी रो या फिर कोई भी एक कॉलम, उसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, रो और कॉलम की बात हो रही है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है, तो कोई भी एक रो या फिर कॉलम के एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। देखो ये तो मैंने यहां पर समझा दिया आपको अभी, कि अगर प्रोपोर्शनल में हो दो रो या कॉलम, या दो रो के एलिमेंट्स ही सेम हो बिल्कुल, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। क्लियर है। अब टाइम नहीं है इतना कि आपको मैं एग्जांपल दे दे के उसको समझाऊं, वो मैंने समझाई हुई है प्रॉपर्टीज डिटेल में, जब चैप्टर पढ़ाया था, प्लेलिस्ट डली हुई है। अब मैं फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें से 3 से 4 एमसीक्यूज तो बनने ही बनने हैं, मिनिमम 3 एमसीक्यूज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को इस चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से। मतलब पूरा ये जो यूनिट है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का, इस पूरे में से कम 3 से 4 एमसीक्यू मिलेंगे आपको। क्लियर है इतनी बात। बताओ, चलें अब आगे। 3 तो मिनिमम है कि आएंगे ही आएंगे, समझ आ गया ये। चलो ये वाली प्रॉपर्टी भी देख लो, ये वाली प्रॉपर्टी भी भर भर के यूज होती है, भर भर के यूज होती है वाली प्रॉपर्टी, जो ऊपर लिखी है बिल्कुल। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी बहुत। ये वाली प्रॉपर्टी देख लो,
अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, काम की प्रॉपर्टी है। देखो ये वाली चीज, कई बार क्या होता है, ये वाली प्रॉपर्टी भी अच्छी है। कई बार ये होता है कि जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है कोई, उसका डिटर्मिनेंट तो हम निकाल सकते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स है, हमें पता है, और वो पूछ रहा है कि ए की पावर 5, जैसे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें मान लो -5 दे दिया, -1 दे दिया, और वो कह रहे हैं कि ए की पावर 5 का डिटर्मिनेंट निकालो। तो क्या करें हम? अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है नहीं, या मान लो चलो ए मैट्रिक्स हमें दे भी दी, तो हम 5 बार उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बहुत दिक्कत आएगी, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक नंबर का क्वेश्चन में तो हमें लग जाएंगे कम से कम 15 मिनट। तो हमें इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है, यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी में अगर हम लगाएं तो ए का डिटर्मिनेंट उस पूरे की पावर बाहर कर सकते हैं, तो यानी कि -1 की पावर 5, यानी कि -1 ही आएगा आंसर। समझ आ गई बात? तो यानी कि ए की पावर 5 भी अगर करोगे ना तो उसका डिटर्मिनेंट भी -1 ही आएगा। क्लियर है? तो आपको या तो हो सकता है कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल के दे दे, या फिर हो सकता है ए मैट्रिक्स बना के दे दे और वो पूछ ले कि ए की पावर 5 का डिटर्मिनेंट बताओ। ठीक है, चलो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। आगे आ जाओ। आपने ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा। जब हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तभी सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कमेंट सेक्शन में बताना मैंने ऐसा क्यों बोला, कमेंट सेक्शन में बताना, पता चल जाएगा अभी बच्चों को कितना क्लियर है ये चैप्टर। बहुत हल्के में लेते हैं ना कई बार बच्चे ये चैप्टर, बेटा इसके एमसीक्यू इतने घुमा घुमा के आते हैं, कर नहीं पाओगे एग्जाम में। जो आपको लग रहा है ना कि चैप्टर बहुत इजी है, ये इजी है बट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और उस समय दिमाग दौड़ाना पड़ेगा एग्जाम में। 5 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या बनेगा। एमसीक्यू मैं नहीं बता सकता क्या बनेगा, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि एमसीक्यू क्या आएंगे, क्योंकि हर बार एमसीक्यूज अलग ही आते हैं। मैंने बताया ना, इसके 2000 एमसीक्यूज से ज्यादा भी कर लोगे ना वो भी कम है, तो कुछ भी आ सकता है एमसीक्यूज में से। क्लियर है इतनी बात? बनेगा इन प्रॉपर्टीज से ही एमसीक्यूज। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका रीजन मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का करता है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा कभी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक नंबर का क्वेश्चन एज इट इज कई बार उठ के आता है, ये उठ के, और बच्चों को पता नहीं होता, ये बच्चों को पता नहीं होता। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 0 होता है जब ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑड ऑर्डर मतलब समझ लो, जैसे 1/1, 3/3, 5/5 की अगर कोई मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। और अगर 2/2 मैट्रिक्स की 2/2 मैट्रिक्स है, 4/4 मैट्रिक्स है, इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो वो हमेशा नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीधे इसका आंसर 0 होगा। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आया है कि 3/3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा। ऑप्शन दे दिए 4। इन जर्नल B+C का डिटर्मिनेंट ये नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे हम यहां पर प्रोडक्ट में तो अलग अलग लिख सकते हैं ना, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते। इसमें नहीं लिख सकते कि आप ये बोलो कि इसका डिटर्मिनेंट प्लस इसका डिटर्मिनेंट, ये नॉट इक्वल टू होता है इन जनरली। कुछ एक्सेप्शनल केस हो कि कोई मैट्रिक्स ऐसी बनाई गई हो, वो बात अलग है, बट जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, सारी यहां पर प्रॉपर्टी काम की लगाई है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो बहुत हैं, बहुत हैं। कुछ ऐसी भी है जो बहुत बेमतलब की प्रॉपर्टीज हैं, आपके मतलब की नहीं है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी अपने आप में काफी बड़ा है, पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ते हैं तो काफी बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, बट
हमें उतनी जरूरत है नहीं, ठीक है ना। जितनी हमारी काम की है हम उतनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत जो जो काम की है वही बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आ सकता है। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिखो, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, तो इसको ये लिखना आना चाहिए आपको कैसे लिखा है, ठीक है ना। समझ आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है। चलें आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब ये माइनर्स और कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज तो पता ही नहीं होती बच्चों को, कोई पढ़ाता ही नहीं है, बहुत कम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अप्लाइड वाले तो बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता है कि ढंग से पढ़ते होंगे। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई थी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिस पर एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के आता है एक नंबर में। क्या स्टेटमेंट में भी आपको पता होना चाहिए और ऐसे भी पता होना चाहिए। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद द कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, वो हमेशा जीरो आएगा। सर क्या बोल दिया, ये तो आपने ऊपर से चला गया। देखो, जैसे अगर मैंने इस रो की बात करी है, इस रो की अगर मैंने बात करी है, ये वाले रो की अगर मैंने बात करी है, फर्स्ट रो की, इस रो को इन दोनों में से किसी भी रो के कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स तो निकालने आते हैं ना, तो किसी भी दोनों में से किसी भी रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका आंसर ऑलवेज जीरो आता है। ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। ये प्रॉपर्टी एज इट इज उठ के आती है, समझ में आ जाए आपको तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कि अगर मैं यहां पर ये भी अगर कह दूं ना कि A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस A23 C13, ये भी मेरा जीरो आएगा, ये भी मेरा जीरो आएगा। क्या किया मैंने यहां पर देख लो, मैंने इस बार सेकंड रो ली है और कोफैक्टर लिए हैं फर्स्ट वाले के, या फिर आप कोफैक्टर ले लो थर्ड वाले के, तब भी आंसर जीरो ही आएगा। करके देख लो एग्जांपल लेके कोई भी। तो स्टेटमेंट भी पढ़ लो, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो, स्टेटमेंट में भी कई बार पूछा जाता है ये। ऐसे दूसरा पॉइंट ये कहता है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटरमिनेंट विद द कोफैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो, उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे कि यहां पर लिखा है, तो इसका आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट ही आता है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही। समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गई मेरी बात? यानी कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये माइनर्स और कोफैक्टर की दो प्रॉपर्टी हैं जो बहुत काम की है। जैसे कि अगर मैं यहां पर कहूं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33, यानी कि मैंने थर्ड रो लिए, थर्ड रो लिया है और थर्ड रो के ही मैंने क्या लिए हैं, कोफैक्टर्स। तो इसका आंसर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही आएगा। ऐसे आप रो की जगह पर कॉलम भी ले सकते हो, ठीक है ना, या तो रो ले लो या तो कॉलम। अगर रो ले रहे हो तो रो में ही कोफैक्टर्स लेने हैं, और अगर कॉलम ले रहे हो तो कॉलम वाले ही कोफैक्टर्स लेने हैं। ऐसे ही यहां पर भी दोनों प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट में भी पता होनी चाहिए और ऐसे भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छे से देख लो, दो ही प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, एक नंबर मिल जाएंगे फ्री में। बस याद रख लेना कि जब किसी अदर रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर जीरो आता है, अदर रो वाले में जीरो, सेम रो वाले में डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, बस उस केस में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज काम की हैं, बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है ना। पहले मैं बताता हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और
फोर्थ वाली भी पता होनी चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए अच्छे से बिल्कुल। और एक प्रॉपर्टी मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जैसे अगर मान लो ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर पूछा जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट की पावर एन। क्लियर है इतनी बात। ये प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट है, सारी पढ़ लो, सारी पढ़ा रहा हूं, जिस पर मैंने टिक लगाया हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाली भी दोनों इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। हाँ जी। ए एडजॉइंट ए कह दो या एडजॉइंट ए कह दो, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे कर लो या इसको घुमा के ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर ये आता है। तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स अगर दी है तो हमें उसका एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है ए मैट्रिक्स की उसके एडजॉइंट के साथ, तो मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूं कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्लियर होगी इतनी बात। चलो, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट निकालूं या फिर एडजॉइंट ए निकाल के उसका ट्रांसपोज कर लूं, एक ही बात है। एडजॉइंट ए बी को मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, मतलब पहले एडजॉइंट बी आएगा फिर एडजॉइंट ए आएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं पर भी कुछ भी लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ऐसे ही एडजॉइंट के ए की प्रॉपर्टी होती है के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ए, ठीक है ना, ये निकालने की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर एन जो है वो ऑर्डर होता है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए की पावर एम, यानी कि एम क्या है, वही कि ए का स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जो हो रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब एडजॉइंट निकाल के सीधे उसकी पावर निकाल दो। ऐसे ही एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बट ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा आपके सिलेबस में पूछी नहीं जाती है, आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में नहीं आती है, बट फिर भी एक बार देख लो। एडजॉइंट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है ये कि ए का डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन, एन यहां पर ऑर्डर है। ऐसे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन की का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देता है और नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें नल मैट्रिक्स देता है। क्लियर है इतनी बात। हाँ जी। ये दो प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैंने स्टार बनाया हुआ है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इनसे तो, कि ए एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ना तो इसका डिटर्मिनेंट मेरा आता है ए की पावर एन, ए डिटर्मिनेंट की पावर एन। क्लियर होगी इतनी बात। हाँ जी सर, क्लियर है इतनी बात। अब आगे, हाँ जी आगे, के एडजॉइंट ए, के मतलब यहां पर स्केलर है कोई, अगर उसकी मल्टीप्लाई एडजॉइंट में हो रही है तो इसका फॉर्मूला ये होता है डायरेक्ट, ठीक है ना। पहले क्या होता है, देखो इसमें हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, इसमें हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत काम आती है, अभी हमने जो ऊपर पढ़ी थी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, के की पावर एन और एडजॉइंट है, तो वही लगाया, यहां पर भी देख लो। यहां पर ए की जगह पर एडजॉइंट ए है तो बस यहां पर हमने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ए लिख दिया। और फिर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है ये लिख दिया। तो ये बन गया फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि के की पावर एन, जहां पर एन ऑर्डर है, और इसकी पावर एन माइनस वन, यहां पर भी एन ऑर्डर है। क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो समझ लो एक बार क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। मान लो यहां पर ए डिटर्मिनेंट -3 आ गया या -2 ले लो चलो, और ये बोला है कि ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये क्या है, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, और पूछ लिया जाए कि 5 एडजॉइंट ए की वैल्यू बता दो, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि k की पावर n, k यहां पर 5 है, 5 की पावर n यानी कि ऑर्डर, इसकी पावर n माइनस वन यानी कि ऑर्डर है 3, 3 माइनस वन 2, ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू दी है -2 का स्क्वायर, तो यानी कि 125 इंटू 4, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, बताओ। हाँ जी,
सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। जिस पर मैंने स्टार बनाया है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो कॉपी में फटाफट से, या फिर याद कर लो, जिससे कि आपको, देखो एग्जाम टाइम में तो आप जब आपका एग्जाम होगा, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो तब तो आप वीडियोस देखोगे नहीं ना बार बार खोल के। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ना जरा मुझे एक दो क्वेश्चंस याद आ गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उस समय मेरे दिमाग में नहीं आए, अब आ गए हैं, तो जरा मैं करवा रहा हूँ। अब वो जरा देख लो, पीछे ही करवा देता हूँ जहां पर पढ़ाया था। खाली स्लाइड नहीं है क्या यहाँ पर? है, यहाँ ले लेते हैं, आ जाओ। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि टोटल, आपने करा भी होगा ऐसा क्वेश्चन, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस बताओ यूजिंग एलिमेंट्स 0, 1, 2। ये 3 एलिमेंट्स का यूज करके 3x3 मैट्रिक्स की टोटल पॉसिबल कितनी मैट्रिक्स बनेगी? टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 की, ठीक है ना। मैंने रैंडमली ऐसा ही क्वेश्चन ले लिया। तो 3 ऑर्डर की, यानी कि 3 ऑर्डर अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स की ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगी? टोटल वैल्यूज, टोटल पॉसिबल पूछ रहा हूं मैं, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स इन एलिमेंट्स का यूज करके। देखो आपने एक क्वेश्चन करा भी होगा, यहां पर हमें पता है कि 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहां पर 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब हो सकता है कि 0 यहां पर आ जाए और ना भी आए, है ना। समझ आ रही है मेरी बात कि मैंने क्या बोला? कि यहां पर 1 आ जाए, यहां पर 2 आ जाए, यहां पर सब में 0 0 आ जाए, ये भी तो हो सकता है। सब में 1 1 आ जाए, या एक में 0 आके बाकी सब में 1 1 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे, देख लो यहां पर, समझ लो मेरी बात, कि यहां पर तीनों एलिमेंट्स आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है ना, तीनों एलिमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी है। यहां पर भी तीनों एलिमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी है, यहां पर भी तीनों एलिमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार? 9 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 9, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना, बस आंसर यहीं पे छोड़ देना है। तो 3 की पावर 9, ठीक है ना। यानी कि यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने 3 × 3 × 3 × 3 किया है, 9 टाइम्स किया है। तो इसका मतलब जब 9 टाइम्स किया है मैंने, तो 3 की पावर 9 ही तो होगा। क्लियर है इतनी बात? अगर 2 एलिमेंट्स बोल दे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अब देखो, इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया जाए 2 की, इसका तो आंसर 3 की पावर 9 हो गया ना। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि टोटल टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ, टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ इसी एलिमेंट्स की, टोटल कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी ऑर्डर 3 की, और यही एलिमेंट्स का यूज करके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी बनेंगी? आओ समझते हैं। हमें यह पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहां पर और यहां पर तो कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि इस वाली प्लेस और इस वाली प्लेस और इस वाली प्लेस पर जो भी एलिमेंट्स आने, यानी कि यहां पर अगर ए बी सी आ रहा है, तो यहां पर भी ए बी सी ही आएगा, ये तो हमें पता है ना। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई मैट्रिक्स बनेगी इसी का यूज करके, जैसे अगर मान लो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 तो फिक्स होगा कि अगर यहाँ पर 0 1 और 2 लेके मैं अगर कोई मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो यहाँ पर भी 0 1 और 2 ही बनेगा, तभी तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। डायगोनल में कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर 0 1 है, तो यहाँ पर भी मान लो 1 ही हुआ, तो अब इसका मतलब फिर यहाँ पर भी 1 ही होगा, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अरे मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? चलो,
अब यहां पर हमें चलो ये तो समझ में आ गया, तो इसका मतलब जो जो प्लेस हम फिल कर सकते हैं वो क्या क्या है। डायगोनल एलिमेंट्स में तो कुछ भी आ सकता है, और ये वाली प्लेस को जब मैं फिक्स करूंगा तो ये वाली प्लेस ऑलरेडी फिक्स हो जाएगी, ऑलरेडी फिक्स हो जाएगी जब मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 प्लेसेस को प्लेस मतलब 6 प्लेसेस पर मुझे इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 को मेरे को 6 टाइम्स लिखना है ना, अब 9 टाइम्स नहीं लिखना, मुझे 6 टाइम्स लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। समझ आ गई होगी मेरी बात। 3 एलिमेंट्स, 3 मल्टीप्लाई 3 क्यों, क्योंकि यहां पर भी तीनों में से कोई भी एलिमेंट आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी है। समझ आ गई बात। तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो ये मुझे बताने बहुत जरूरी थे, अच्छा है कि मेरे दिमाग में आ गए। यहां तक हमने पढ़ लिया ना, एडजॉइंट की तो पढ़ लिया, बस इनवर्स पर आ जाओ, बस अब खत्म होने वाली है प्रॉपर्टीज सारी मैंने आपको बता दी है। जो इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने हिंट भी दे दी है आपको। ठीक है ना, जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं क्वेश्चंस तो मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। हाँ जी चलो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तो हमें पता ही है ना, कि अगर ए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनवर्स के लिए, ए बी बी ए इक्वल टू आई अगर होगा ना, तो हम बोलेंगे कि ए और बी इनवर्स हैं ईच अदर। मतलब ए जो है ना वो इनवर्स है बी का, और जो बी है वो इनवर्स है ए का। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं जब ये वाली कंडीशन होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जब ए बी इक्वल टू बी ए, देखो वैसे तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते जनरली, बट ए बी इक्वल टू बी ए अगर है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो उस केस में ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी एक तरीके से कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है। यहां पर बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गई। अब इनवर्स की प्रॉपर्टीज आ गई कि ए का इनवर्स और फिर उसका दोबारा इनवर्स कर दूं तो वो ए ही देता है। जैसे ए का ट्रांसपोज करने पर दोबारा उसका ट्रांसपोज कर दो तो ए ही आता है। ए बी का ट्रांसपोज, जैसे हम यहां पर पढ़ते थे ना कि ए बी का ट्रांसपोज करो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले पीछे वाला लिखते हैं फिर आगे वाला। ऐसे यहां पर भी ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, इस तरीके से चलता है ये। मतलब पीछे से चलता है। जैसे कि अगर मान लो ऐसे भी लिखा है ना कि अगर ए बी सी इस पूरे का इनवर्स है, तो पहले सी इनवर्स फिर बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, ऐसे आएगा ये, मल्टीप्लाई में है ये। देखो इस वाली प्रॉपर्टी का 5 नंबर के क्वेश्चन में यूज होता है, इस वाली प्रॉपर्टी का 5 नंबर के क्वेश्चन में यूज होता है। तो इस वजह से इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़नी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा, जब वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स निकालूं, या फिर पहले ए का इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दूं, ए की बात है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ली है कि ए का इनवर्स उसका मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कर लूं, या फिर ए का डिटर्मिनेंट करके उसका इनवर्स कर दूं, ये मेरे को 1 अपॉन इसके इक्वल मिलता है। ये अभी हमने पीछे पढ़ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए हमेशा आई होता है। ठीक है ना, ये चीज याद रख लो, ये चीज याद रख लो कि ए और ए इनवर्स की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, या फिर ए इनवर्स ए की कर लूं, इस केस में ए की बात है, चाहे आगे पीछे कर लो चाहे कुछ भी कर लो, तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ए की पावर में कुछ है अगर और उसका इनवर्स अगर हम कर रहे हैं, तो पावर ना करके आप ए मैट्रिक्स का इनवर्स करो फिर उसकी पावर करके निकाल दो। क्लियर है इतनी बात। ये वाली प्रॉपर्टी पर एग्जैक्टली कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि अगर इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दी है जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो हैं, उस केस में डायरेक्ट ए इनवर्स ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी कंडीशन याद रखनी है कि ए बी सी तीनों की मल्टीप्लाई करके जीरो ना आ रहा हो। क्लियर है इतनी बात। तो डायरेक्ट आप ए इनवर्स ऐसे निकाल सकते हो, बस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी।
ये डाल दो, बाकी सब में 0 डाल दो, ए इनवर्स निकल गया। अगर ए मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है तो क्लियर है इतनी बात। ए इनवर्स की ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज ज्यादा है, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये भी है इंपॉर्टेंट, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादातर एडजॉइंट में से बनते हैं, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन जैसे कि अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लूं, जैसे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, हमसे ये पूछ लिया जाए कि डिटर्मिनेंट बी इनवर्स ए बी इस पूरे का स्क्वायर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट में है, ये इसका स्क्वायर की वैल्यू बताओ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया है, ये अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो है कुछ नहीं है, सिर्फ डरा रखा है क्वेश्चन ने, मतलब ये यही तो पूछ रहा है, वो यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है वो। डिटर्मिनेंट ऐसे लिख दें या चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही होती है। अब यहां पर वो वाली प्रॉपर्टी काम आएगी आपकी जो मैंने आपको लिखवाई है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? जब ए, ये चीज मेरी ये होती है, मैंने बताया ना सारी प्रॉपर्टीज काम की हैं, बस लगानी आनी चाहिए आपको। तो अगर मैं यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं तो बी इनवर्स लिख रहा हूं मैं, और इसको मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, तो कर दिया मैंने अलग अलग, और इस पूरे पे स्क्वायर है, दोनों पर अलग अलग चला गया, ठीक है ना, इस पूरे पर स्क्वायर चला गया। अब क्योंकि स्क्वायर तो ऊपर ही है ना, अब बी इनवर्स को अभी मैंने पढ़ा है कि मैं बी इनवर्स को ऐसे लिख सकता हूं, और स्क्वायर है तो यहां आ गया, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं फिर दोबारा से इस प्रॉपर्टी से, हाँ जी तोड़ सकते हैं, इससे ये कट गया, ये बच गया, इसकी वैल्यू 5 दी है तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना है? कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में, ठीक है ना। समझ आ गई बात? बताओ इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, अभी मेरे दिमाग में आ गया एक क्वेश्चन कि ए एड जॉइन, मतलब ए मैट्रिक्स की वैल्यू मान लो कुछ 3 दी है, और वो पूछ रहा है 3 ए ट्रांसपोज की वैल्यू बताओ। करा भी होगा शायद आपने ऐसा क्वेश्चन पहले, नहीं करा तो कर लो। यहां पर प्रॉपर्टी वो वाली लगेगी पहले, के ए वाली, ये होती है के की पावर एन ए मैट्रिक्स, एन यहाँ पर ऑर्डर है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमने मान लिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लगाऊंगा तो ये आएगा 3 की पावर 3, और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आएगा इस तरीके से। यहां पर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। अब मुझे ये पता है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ ली है अभी पहले ही, कि ए का ट्रांसपोज कर लो या फिर ए, उनका डिटर्मिनेंट तो सेम ही आता है। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसका भी तो डिटर्मिनेंट 3 ही होगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? बस सॉल्व कर लेना, 27 इंटू 9 कर लेना, कितना आएगा? 729 आएगा, बस वो आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर मुझे लगता है प्रॉपर्टीज हमने सारी कवर कर ली है, हाँ सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। बस अब आपका काम है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस चाहिए हैं अगर आपको तो पीवाईक्यूज जाके करो, अच्छे क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज में, मैंने करवाए हुए हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के सारे पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट डली हुई है, जाके करो। या पीवाईक्यूज मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करे हुए हैं, टेलीग्राम में आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जितने भी अब तक हुए हैं, कंपार्टमेंट के भी, और सारे वहां से कर लो प्रैक्टिस, आपकी मर्जी है। या आपको साथ साथ सोल्यूशन भी देखना है तो आपको वीडियो सोल्यूशन में जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यूज सारे, वहां जाके कर लो आप। वहां पर आपको एमसीक्यूज के अलावा बाकी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 नंबर के भी मिलेंगे, 3 नंबर के भी मिल जाएंगे, और 5 नंबर के भी मिल जाएंगे, और 5 नंबर के मैंने अलग से भी करवा दिए हैं, वो तो जरूर देख लेना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतनी बात? तो मजा आ रहा है अगर पढ़ाई करने में? मुझे लगता है कि आई होप मजा तो आ रहा होगा। जो जो मेरे दिमाग में टॉपिक्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे मैं कवर करवा रहा हूं, और जितनी भी वीडियोस अब तक बन रही हैं सारी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात को सीरियसली ले लो अगर ले सकते हो तो, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताते रहो मेरे को, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा। आपका पेपर तो बढ़िया करवा देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, हमारे यूट्यूब से ही पढ़े हैं, फ्री पढ़े हैं कंटेंट। तो और बहुत बच्चों का पॉजिटिव हमारे पास रिव्यू आया है
बहुत बच्चों ने रिजल्ट शेयर भी करे थे हमारे साथ और बहुत बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है? तो जैसे भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो अच्छा लग रहा है पढ़ो। आपके पास तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं आजकल तो जहाँ से आपको ठीक लगता है वहाँ से पढ़ो और बस पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ाई करनी है। जो डाउट है वो देखो, करो उसको, 1 बार देखो, 2 बार देखो। ठीक है ना? मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।